हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन शर्मा और मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी के लिए हर साल 30 से 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे आ रहे हैं और बाकी जो स्टैटिक्स क्वेश्चन भी आते हैं वो करंट अफेयर्स से बेस ही होके आते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में मैं मई के करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। मई के लिए 2 लेक्चर लाने पड़ेंगे मुझे। मैं पहले सोच रहा था कि मैं 1 महीने के एक ही लेक्चर में करूँ, मगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मैं 25 करीब टॉपिक है इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर, आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत रिसर्च करी है इसमें, मैंने सारी रिसोर्सेज जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उसे यूटिलाइजेशन किया है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, हिंदू, डाउन टू अर्थ, इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं सबसे पहले टॉपिक, जीएसआई और ग्रेफाइट। रिसेंटली न्यूज में आया था कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का 35% ग्रेफाइट है। ठीक है, ये न्यूज आई, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि अरुणाचल प्रदेश में 35% करंट्री का ग्रेफाइट है। ये कभी यूपीएससी आपसे सवाल नहीं पूछेगी। यूपीएससी सवाल पूछेगी कि ये ग्रेफाइट है, इसकी खोज किसने करी, ये क्या, ये सर्वे जिसने दिया 35% आया, ये किसने किया? तो ये किया जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के बाद जो 1767 में फॉर्म हुई थी, 1851 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ सकती है ये भी पूछ सकते हैं हम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। अब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका काम क्या है? ये अर्थ जियोलॉज नाम से सजेस्ट हो रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसका सर्वे करना और उसका प्रोटेक्शन करना, इसका काम ये है। अब ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं कि ग्रेफाइट आप जानते हैं कि ल्यूब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है और ये ओनली नॉन मेटल है जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रूम ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। न्यूज में सिर्फ ये आया था कि रूम ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, केरला के चीफ मिनिस्टर जो नेदरलैंड गए थे। अब ये होता क्या है? अब क्या हुआ था है, क्या हम जानते हैं कि नेदरलैंड है वो सी लेवल से नीचे है, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, तभी तो वो पानी को बाहर फेंक सकता है अपने लैंड टेरिटरी से। ऐसे ही केरला में वेस्ट साइड में कुटनाड है, उसमें जो उसका जो एरिया है वो सी लेवल से नीचे है। वहां पे पैडी की फार्मिंग होती है, मतलब राइस की फार्मिंग होती है जो सी लेवल से बिलो में होती है। ये जो सी लेवल जो फार्मिंग हो रही है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकलता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो रोम में है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है क्लाइमेट इमरजेंसी। रिसेंटली यूके जो पहली कंट्री बना जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी। हालांकि क्लाइमेट इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसने क्लाइमेट इमरजेंसी अपने देश में डिक्लेयर कर दी। मतलब क्लाइमेट बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहा है और ये इमरजेंसी की हालत है, हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, आईपीसीसी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें कही गई थी हम पे 66% चांसेस हैं हमारी अर्थ को सेव करने के लिए इरिवर्सिबल लॉसेस से, अगर हम 2047 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाए। कार्बन न्यूट्रल मतलब हम जितना कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही रिलीज करें। मगर यूके जो है वो लीगली कमिटेड है 80% रिडक्शन ऑफ इट्स कार्बन बाय 2050। यूके के बाद आयरलैंड दूसरी कंट्री बना जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी। अब देखते हैं आइटरेटिव एवोल्यूशन। रिसेंटली न्यूज में आई थी कि व्हाइट थ्रोट रेल है, उसने आइटरेटिव एवोल्यूशन शो किया है। ठीक है, तो न्यूज में आ गई कि व्हाइट थ्रोट रेल ने आइटरेटिव एवोल्यूशन शो किया। मगर जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि पहले बता सकते हैं आप आइटरेटिव रेवोल्यूशन क्या हो सकता है, एवोल्यूशन क्या हो सकता है, 4 पॉइंट्स दे देंगे आपको। तो आइटरेटिव एवोल्यूशन क्या होता है कि अगर कोई स्पीशीज है, हम जानते हैं कि स्पीशीज इवॉल्व करती हैं टाइम के साथ, अब वो इवॉल्व करती हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। मगर आइटरेटिव एवोल्यूशन में इवॉल्व करने के बाद उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अपने पेरेंट की, मतलब वो सिमिलर इवॉल्व होने के बाद भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शोकेस कर रहा है। अब ये पूछ सकते हैं व्हाइट थ्रोट, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाइट थ्रोटेड रेल है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली फ्लैटलेस बर्ड है इन इंडियन ओशन रीजन, पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक लौती फ्लैटलेस बर्ड है। अब पर्पल फ्रॉग, ये रिसेंटली न्यूज में आई थी, केरला में पाया गया पर्पल फ्रॉग एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है। इसका यूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, इसे लिविंग फॉसिल बोला जाता है। अब इसे लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है? इसे लिविंग फॉसिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 70 मिलियन ईयर से धरती पर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे कि फॉसिल में चेंज नहीं आते और टाइम के साथ प्रिजर्व होता है, ऐसे ही ये टाइम के साथ प्रिजर्व है। अब इसको पर्पल फ्रॉग को मावेली और पिगनोज भी बोलते हैं, जैसे इसकी नोज दिख रहा है पिग की तरह है, तो इसलिए पिगनोज फ्रॉग भी बोला जाता है। ठीक है, अब ओरेंगोटेन। अब ये ओरेंगोटेन न्यूज में इसलिए था कि ओरेंगोटेन एक जूलॉजिकल पार्क में ओरेंगोटेन इकलौता इंडिया का वो मर गया।
उम्र के साथ। अब वो मर गया तो न्यूज में आ गया ओरेंगुटेन। अब यूपीएससी इसमें पूछ सकती है कि आईयूसीएन स्टेटस ओरेंगुटेन का क्या है और क्या ये इंडिया में पाया जाता है। तो आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये इंडिया में पाया नहीं जाता है। ये सिंगापुर, मलेशिया ऐसी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है जो इक्वेटर के पास है। इंडिया में ओरेंगुटेन नहीं पाया जाता है। अब आयरन डोम है, ये आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। आयरन डोम सब नाम से ही समझ आता है, डोम तरीके से, मतलब एक कवर सा प्रोटेक्ट कर दिया पूरी कंट्री के अराउंड कि कोई भी शॉट, कोई भी रॉकेट्स वगैरह कंट्री के स्पेस में घुस नहीं पाए। तो ये शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स और शेल्स को रोकता है, ये हर वेदर कंडीशन में काम कर सकता है। अब तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रिसेंटली न्यूज में था, तो ये किस कंट्री का है, इंडिया का है, यूएस का है, इसराइल का? तो आपका आंसर होना चाहिए इसराइल का। अब अभ्यास, नाम में ही पता चला अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो डीआरडीओ ने डेवलप किया हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अब इसका काम क्या होता है कि सपोज कोई मिसाइल आ रही है और आपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बना रखे हैं, तो अब जब ये तो नहीं हम तय करेंगे कि कोई मिसाइल दूसरी कंट्री हम पे अटैक करे और फिर हम वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसे चेक करें। तो इसलिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए ये एक प्रोजेक्टर बनाया है, एक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है जिससे हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चेक कर सकेंगे। डीआरडीओ ने डेवलप कराया गया है, इसका नाम है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये इसकी इमेज है। अब आकाश, आकाश जो है नाम से ही पता चल रहा है, ये आकाश मतलब ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, अर्थ से लॉन्च होता है ये रॉकेट लॉन्चर से, और ये स्पेस में जाता है। इसका काम क्या है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम जो हमें टेस्ट करना था अभ्यास से, ऐसे ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज जो 25 किलोमीटर तक की रेंज तक ये वर्क करता है, मतलब ये इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, इसका रेडा 25 किलोमीटर की रेंज, और 18 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से कोई अगर मिसाइल आ रही हो ये उसे भी रोक लेता है। अब डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया, जितने मिसाइल्स हैं डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जाते हैं इंडिया में। ये डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। इसके 5 कंपोनेंट है जिसे हम पटना से याद कर सकते हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 तरीके के मिसाइल्स हैं जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डेवलप किए गए: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, आकाश आप जानते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये पूछ सकते हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, या सरफेस टू एयर मिसाइल है, या नन ऑफ दी अबव है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब ये एक रिपोर्ट निकाली गई थी अंकटेड द्वारा, अंकटेड और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो अब ये पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किस द्वारा निकाली गई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा के, आईएमएफ द्वारा, या यूएनडीपी के द्वारा, या यूएनसीटीएड और यूएनडीईसीए। अब यूएनसीटीएड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका काम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट करना, और यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ये इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स को देखती है। ठीक है, अब पूछ सकते हैं ये रिपोर्ट किसने निकाली, तो आपको पता चल गया। अब एलिफेंट बॉन्ड्स, नाम से पता चल रहा है एलिफेंट्स, ये बेसिकली एलिफेंट बॉन्ड्स का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये सोवेन बॉन्ड्स है जो ब्लैक मनी के जो मैनेज है उसको रोकने के लिए। मतलब इस बॉन्ड में क्या है कि अगर बाई चांस कोई सी इंडियन का पैसा बाहर है, तो गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड लॉन्च किए हैं कि वो पैसा अपना इंडिया ले आए, बदले में उसको 50% अपने जो मनी है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और बाकी जो 50% है उसको 25 साल के लिए बॉन्ड में, जिसे एलिफेंट बॉन्ड कह रहा जा रहा है, इसमें जमा करना पड़ेगा। 50% 25 साल बाद मिलेगी। और ये जो बॉन्ड का पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप जानते हो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट होता है, बैंक वगैरह से लोन इतनी आसानी से मिलता नहीं है, और क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत टाइम में मिलता है, 10-15 साल बाद, 20-20 साल बाद, इसलिए तो ये बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, अब स्टूको स्कल्पचर, रिसेंटली गौतम बुद्धा का स्टेच्यू पाया गया तेलंगाना के फानगिरी साइड में। ये जो स्टेचू है 1st सेंचुरी एडी का बताया जा रहा है। इसकी जो हाइट है 1.73 मीटर है। ये इक्ष्वाकु पीरियड का है। अब ये स्टूको क्या होता है? स्टूको होता है जैसे हमारा जो पीओपी होता है उस टाइप का स्टूको होता है। ये पोर्टलैंड सीमेंट टाइप के स्ट्रक्चर होता है। ये एक बॉडी स्ट्रक्चर स्टेचू है, जो बॉडी क्या होते हैं, जो ये लोग वो होते हैं जो ने अपना जो सेल्वेशन है उसे डिले किया होता है, जिससे कि वो
बाकी लोगों की मदद कर सके सेल्वेशन पाने के लिए। अब वीडी सावरकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जने हैं। वीडी सावरकर ने आज़ादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। इन्होंने जब ये थे, इन्होंने 1908 में ये विदेश चले गए, वहां पे फ्री इंडिया सोसाइटी ने फॉर्म की, ठीक है। तो वहां पे फ्री इंडिया सोसाइटी फॉर्म की, फिर उन्होंने एक किताब लिखी इंडियन वॉर, वहां पे स्टडी करी उन्होंने। तो उन्होंने देखा, लंदन में देखे, ब्रिटेन में देखे कि जो सिपाही म्यूटिनी जिसे ब्रिटेन बोलता था, उसमें जो कैरेक्टर था वो इंडिया की आज़ादी के लिए डेवलप हो गया था। तो ये उन्होंने सोचा कि ये सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने 1857 में ये बुक लिखी, मगर ये बुक बैन कर दी गई ब्रिटेन में और इंडिया में। अब ये आप सोच सकते हैं, ये बुक स्मगल करी जाती थी बाकी देशों से इंडिया में। मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में छपवाई ये बुक, और ये हॉलैंड से होते हुए ये इंडिया आती थी, स्मगल करी जाती थी। कभी कोई बुक स्मगल हुई है, ये बुक स्मगल होती थी। अब ये फॉर्म्ड, इन्होंने वीडी सावरकर ने मित्र मेला फॉर्म किया था, जो बाद में अभिनव भारत के साथ मिल गया। उन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया, जो तलाक द्वारा फॉर्म की गई थी, और ये प्रेसिडेंट रहते 1937 में हिंदू महासभा में। इन्हें सेलुलर जेल में भी बंद किया गया था, जिसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है। ब्रिटिश इनसे इतना डरते थे कि उन्होंने पेन और पेपर भी नहीं देते, क्योंकि इनकी राइटिंग इतनी एक्सप्रेसिव थी कि ये लिख देते थे, लोगों में देशभक्ति की भावना जग जाती थी। तो उन्होंने पेन और पेपर तक इन्हें जेल में प्रोवाइड नहीं किया गया था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम है विद्यासागर, यानी कि ओशन। ये नॉलेज के ओशन थे। इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए जतन किया, और उन्होंने मतलब इंस्ट्रूमेंटल थे ये विडो रीमैरिज एक्ट, जो 1856 में पास हुआ। और उन्होंने बेथ्यून द्वारा 1849 में विमेन एजुकेशन स्कूल खोला गया, उसको भी सपोर्ट किया गया। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, बोर्नो परिचय, जो अभी तक इस्तेमाल की जाती है बंगाल में अल्फाबेट टीच करने के लिए। ये विद्यासागर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। इनका जो योगदान है विमेन एजुकेशन, विमेन रिफॉर्म्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है विमेन, ठीक है। अब जानते हैं न्यूज में आई थी गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन राइस क्यों है? ये राइस इसलिए क्योंकि ये गोल्डन कलर का दिखता है। अब गोल्डन कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है, वो बीटा कैरोटीन। अब इसे गोल्डन कलर दिया गया जाता है। ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में से एक जीन स्ट्रेन मेज का लिया जाता है, मेज यानी मक्का, और एक स्ट्रेन बैक्टीरिया का लिया जाता है, और उसको इन्वॉल्व करके इस राइस में डाला जाता है। इससे क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है उसमें, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है कि इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाएगी अगर वो बीटा कैरोटीन होगा। इसका गोल्डन कलर रखा जाता है क्योंकि बीटा जो कैरोटीन है ये कलर देने के लिए काम आता है। जैसे कि कैरेट का जो होता है, कैरेट सी से नाम से आता है बीटा कैरोटीन से, तो कैरेट ऐसे ही, इसलिए वो भी गोल्डन कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का। ऐसे इसका कलर भी गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने जब ये राइस बनाया गोल्डन राइस, तो हमें पता चला कि 30% लेस यूजेज ऑफ वाटर भी है, मतलब पानी की भी बचत करता है। और प्लस मगर इसमें एक ही लिमिटेशन है कि ये राइस 3 महीने से ज्यादा रखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो लूज हो जाती है, विटामिन ए की जो वैल्यू है वो लूज हो जाती है, फिर से वो नॉर्मल राइस बन जाता है, ठीक है। अब एफएमडी एंड ब्रूसोलिस, न्यूज में था कि सरकार ने 13,365 करोड़ करीब करे हैं कि जिससे हम वैक्सीनेशन के लिए दिए हैं, जिससे एफएमडी और ब्रूसोलिसिस जो कैटल्स में होता है उसको रोका जा सके। अब ये न्यूज में था, मगर आपके लिए काम क्या है कि एफएमडी और ब्रूसोलिसिस होता क्या। एफएमडी जो है वो वायरल डिजीज है, याद रखना, ये वायरल डिजीज है, और ब्रूसोलिसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये दोनों बोवाइंस मतलब कैटल्स, गाय वगैरह को होते हैं। इनका मेन, और जो एफएमडी है वो जूनोटिक है, मतलब वो इन जानवरों से इंसान में फैल सकता है। अब इन दोनों जो डिजीज हैं, इसका जो इफेक्ट्स होता है वो क्या होता है कि जो कैटल की मिल्किंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो दूध देना कम कर देता है या 0 तक पहुंच जाता है। इसलिए इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करा है गवर्नमेंट ने। अब मानव ह्यूमन एटलस, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च एंड नेशनल साइंस फॉर साइंस भी जुड़ा हुआ है। अब मानव ह्यूमन एटलस का क्या करा गया, एक एटलस बना, मतलब एक एटलस है, मतलब एटलस क्या होता है, नक्शा होता है, जिसमें एटलस में क्या होता है, जिसमें नक्शा होता है, इसमें सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ऐसे ही ये एटलस मतलब इसमें सारे, एक ह्यूमन बीइंग लेंगे, उसका जो रिसर्च करेंगे हम सारे मॉलिक्यूलर टिश्यू लेवल का, हम पूरे सेल्स और मॉलिक्यूलर, हर ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी की पूरे जितने सेल्स और टिश्यू होते हैं उसके स्ट्रक्चर को
ध्यान से जानेंगे। जो स्ट्रक्चर और टिश्यू को, स्ट्रक्चर को, सेल्स को जानेंगे, तो हम दो तरीके से केस को स्टडी करेंगे। एक तो सेल्स और टिश्यू स्ट्रक्चर नॉर्मल फेस में, अब प्लस उस पर कोई डिजीज इफेक्ट करता है, अब वो डिजीज में वो टिश्यूज और सेल्स कैसे काम कर रहे हैं उससे उसको स्टडी करेंगे। अब इनसे फायदा ये होगा कि हम एक, जब हम डिजीज का जो टिश्यू और सेल्स पे इफेक्ट होता है, तो हम जो दवाइयाँ रिसर्च और डेवलपमेंट में करेंगे, दवाई वगैरह डेवलप करेंगे, तो उसी स्थिति से डेवलप कर पाएंगे कि जो वो टिश्यू वगैरह पर कैसे इफेक्ट करें, और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ये एक और नई स्कीम चालू करेगी, इक्विप। इक्विप का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें फुल फॉर्म हो। अब इसका काम क्या है, इसमें क्वालिटी का अपग्रेडेशन, मतलब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उनकी क्वालिटी हमारे में इतनी अच्छी नहीं है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट टॉप 100 टॉप 50 में आ नहीं पाते हैं। तो इसका काम ये है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एक्सेसिबिलिटी और उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके 2024 तक, ठीक है। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि सपोज 16 से, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 16 से 18 साल के 10 लाख बच्चे हैं आपके देश में, वो उन सबका जो एज है वो 12th में पढ़ने की होनी है, मगर वो 12th में पढ़ रहे हैं, उनमें से जितने परसेंट ऑफ बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे, सपोज 10 लाख में से 8 लाख पढ़ रहे हैं, तो उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हुआ, 80%। अब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% से ऊपर भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मैंने बताया कि एज स्पेसिफिक होता है, क्या 16 से 18 तक 10 लाख बच्चे हैं, इनको यहाँ पे होना चाहिए। अब कोई बच्चा ना 18 से ऊपर वाले भी आ गए, तो मतलब क्या हुआ, उनकी संख्या बढ़ गई। अब मैंने कही कि 16 से 18 जो 12th में होने चाहिए वो 10 लाख है, ठीक है। तो उसके जो नीचे होगा ब्रैकेट में वो 10 लाख आ जाएगा, मगर अगर पढ़ने वाले बच्चे होगा 10 लाख, तो 10 लाख उस एज ब्रैकेट के पूरे हो गए, प्लस 18 से ऊपर जो 12th नहीं कर पाए थे वो भी 12th करने आ गए, तो उनका जो ऊपर जो आएगी क्वेश्चन, वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 10 लाख से ऊपर, तो इसका परसेंट 100 से भी ऊपर हो सकता है। अब GAR, ये ग्रॉस ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट निकाली गई है, ये बाइएनियल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार आती है। ये यूएन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने निकाली है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल डिजास्टर्स बहुत आए हैं हमारी कंट्री में, तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ये किसने निकाली, अब ये पूछ सकता है कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट किसने निकाली है, तो ये यूएन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने निकाली है। अब यूएन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 1999 में आया था। अब ये न्यूज में इसलिए भी था कि प्रमोद कुमार मिश्रा इंडिया के, उन्हें सासाकावा अवार्ड मिला है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन काम है इम्प्लीमेंटिंग सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क जो जापान की शहर के नाम पे पढ़ा गया है, इसका काम है डिजास्टर को कैसे कम करना और सस्टेनेबल यूज करना कैसे डिजास्टर को मिटिगेट करा जाए, असेस करा जाए, और कम से कम डिजास्टर का इफेक्ट हो हमारे ह्यूमन बीइंग पे। ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल, ये एनआरसी से रिलेटेड है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स और ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 से आया है। ये कॉन्स्टिट्यूशियल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशियल बॉडी क्या होती है, जो पार्शियल जुडिशरी का भी काम करती है, उसमें उसमें पावर होती है कि वो किसी को समन कर सके, ये सब पावर्स होती हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशियल बॉडी होती है। पूरी जुडिशियल नहीं होती, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स होती हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड की तरह ये काम कर सके, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये एक, पहली बात तो ये ओनली बॉडी है टू डिफाइन अ पर्सन इज फॉरेनर और नॉट। अगर सपोज एनआरसी की जो फाइनल लिस्ट है वो रिलीज कर दी गई है, अब एनआरसी की फाइनल लिस्ट रिलीज कर दी गई है, उसके बाद भी जो लोग हैं वो चाहते हैं, वो अब कहना जो उस चीज से खफाएं कि हम फॉरेनर नहीं है, वो इस बॉडी में अपील कर सकते हैं, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि रिसेंटली फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट को अमेंड किया गया है। पहले ये जो पावर थी फॉरेनर ट्रिब्यूनल फॉर्म करने की, वो सिर्फ सेंटर के पास थी, अब ये पावर स्टेट को भी दे दी गई है। मतलब डीएम भी एक डिस्ट्रिक्ट का वो भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकता है। अब जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के जो मेंबर हो सकते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, रिटायर्ड फ्रॉम जुडिशियल सर्विस और अ लॉयर हैविंग 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह भी हो सकते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के मेंबर। अब क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, ये एक नया इनिशिएटिव है। क्राइस्टचर्च जो है न्यूजीलैंड का एक शहर है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। अभी क्राइस्टचर्च में आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। तो फ्रांस और न्यूजीलैंड ने इनिशिएटिव लिया है कि ऑनलाइन टेरर एक्टिविटीज को स्टॉप किया जाए, मतलब जो ऑनलाइन एक्सट्रीज्म फैलाया जा रहा है उसको स्टॉप करने के लिए ये
ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, ये इनिशिएटिव लिया गया। इसमें 26 मेंबर्स हैं, मगर इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है वो पार्ट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें पार्ट लेने से इसलिए मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारी प्राइवेसी और हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ है और फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, इसलिए यूएस इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक फोरम है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, ये इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर 2011 में फॉर्म हुआ था। ये इन्फॉर्मल अब पॉलिटिकल वो है। इसमें क्या गया, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, जिससे हम ऑनलाइन टेररिज्म वगैरह को रोक सकें। ठीक है, अब आर्टिक काउंसिल, रिसेंटली इंडिया ऑब्जर्वर मेंबर चुना गया आर्टिक काउंसिल का। ठीक है, अब तो इसलिए ये न्यूज में आ गया। अब आर्टिक काउंसिल होता क्या है, ये ओटावा डिक्लेरेशन जो 1996 में आया था उससे फॉर्म हुआ है। ओटावा डिक्लेरेशन जो 1996 में आया था, इंडिया ऑब्जर्वर मेंबर है। इसके बेसिकली 8 मेंबर हैं जो आर्टिक के पार्ट हैं, यूएस, रशिया, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा एंड डेनमार्क। डेनमार्क आर्टिक के एरिया में नहीं पड़ता, मगर जो उसकी टेरिटरी है ग्रीनलैंड, वो आर्टिक में पड़ती है। ये एक फॉर्मल बॉडी नहीं है, इसका सेक्रेटरीट भी कोई फिक्स नहीं है, ये जहाँ पे प्रेसिडेंसी इसकी शिफ्ट होते रहती है, ऐसी इसका सेक्रेटरीट मूव हो सकता है। जो आर्टिक है वो ग्लोबल कॉमन नहीं है, एंटार्क्टिक ग्लोबल कॉमन है। एंटार्क्टिक ग्लोबल कॉमन का मतलब है एंटार्क्टिक में रिसर्च वगैरह की काम ही होंगे। ये पूरी दुनिया का एंटार्क्टिक किसी का पार्ट नहीं है, एंटार्क्टिक पूरी वर्ल्ड के लिए रिसर्च और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर आर्टिक ऐसा सिस्टम नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में आर्टिक में जो सालों भर पूरे साल बर्फ जमी रहती थी, अब वो पिघलने लगी है। अब उसमें शिप्स वगैरह जा सकते हैं और रिसेंट शिप्स वगैरह जा सकते हैं, वहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस आर्टिक की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये आता है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक न्यूज में इसलिए क्योंकि सार्क की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि सार्क के मेंबर आप जानते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हमें परेशान कर रखा है। तो पाकिस्तान के चक्कर में सार्क की जो मीटिंग्स हैं वो दिन ब दिन रद्द होते रहती हैं, वो किसी काम का ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल रहा नहीं है। तो इसलिए बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिम्स्टेक जो फॉर्म हुआ था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा फॉर्म किया गया था। इसके जो 4 फाउंडिंग मेंबर्स है वो इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश हैं। टोटल इसके 7 मेंबर्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश तो है ही, फिर भूटान, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, ये 1997 में फॉर्म हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा।